नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले नजर डाल लेते हैं न्यूज एट 10 की टॉप हेडलाइंस पर। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब। आज से लोकसभा में शुरू होगी बजट पर चर्चा। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ लगभग 61% मतदान। अधिकांश एग्जिट पोल में जताया 2 दशकों बाद सत्ता में भाजपा की वापसी का अनुमान। शनिवार को आएंगे नतीजे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ढाका में ढहाया स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान का स्मारक। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, इमारत ध्वस्त कर सकते हैं, इतिहास नहीं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस बार नए अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सदगुरु जग्गी वासुदेव, दीपिका पादुकोण और विक्रांत मैसी सहित 8 क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी देंगे छात्रों को सफलता का मंत्र। 10 फरवरी को नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का होगा आयोजन। और क्रिकेट में नागपुर में आज भारत इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, जसप्रीत बुमराह की आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में उपलब्धता पर अब भी संदेह। अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज से लोकसभा में साल 2025-26 के बजट पर सामान्य चर्चा की शुरुआत होगी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल होंगे। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया था। साथ ही लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री श्रीपाद येसो नायक विद्युत क्षेत्र की कंपनियों की ओर से परियोजनाओं के पूरे होने में होने वाली देरी के संबंध में गठित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को सदन में पेश करेंगे। दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्यों के साथ साथ सांसद प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम सवाल भी पूछेंगे। इसके साथ ही आज सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आ सकता है। साथ में गलत बयानी के आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा अध्यक्ष को 2 दिन पहले पत्र भी लिखा है। बीजेपी के एसटी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ लोकसभा सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी का संज्ञान लेने का आग्रह भी किया है। तो संसद भवन परिसर से इस समय हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। ऐसे में आज सभी की नजरें हैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की, जो राज्यसभा में आज आएगा। इससे पहले लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वक्तव्य दिया, जहां विपक्ष को उन्होंने करारा जवाब दिया। साथ ही गांधी परिवार को भी उन्होंने निशाना बनाया और उसके साथ साथ कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। आज बजट की चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ पप्पू यादव और सोनिया गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव है उसको भी रखा जा सकता है। 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था बीजेपी सांसदों द्वारा। भावना, देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बजट सत्र में अब तक क्या कुछ हुआ है। बजट सत्र में राष्ट्रपति का दोनों सदनों में जो अभिभाषण हुआ उस पर सबसे पहले चर्चा शुरू होती है। लोकसभा में वो चर्चा पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जवाब आ चुका है और अभिभाषण को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। कल छुट्टी थी। आज राज्यसभा में जो चर्चा हो रही है धन्यवाद प्रस्ताव पर, उसका दूसरा दिन है और आज 15 घंटा ये कुल दिया गया था समय, और बाकी अगर कुछ अन्य सांसद बोलना चाहते हैं तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा। और 4 बजे संभवतः सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी चर्चा का राज्यसभा में आज जवाब देंगे। राष्ट्रपति के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है लोकसभा में वो पूरी हो चुकी है।
उसे मंजूरी मिल चुकी है। अब आज राज्यसभा में उसे पूरा किया जाएगा। इसके बाद बजट सत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है आम बजट, जो 1 फरवरी को पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। उस पर चर्चा शुरू होनी है। लोकसभा में दोपहर बाद ये चर्चा प्रस्तावित है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब अभिभाषण पर चर्चा राज्यसभा में पूरी हो जाएगी, तो राज्यसभा में भी कल से संभवतः ये चर्चा शुरू हो जाएगी। क्योंकि बजट सत्र इन्हीं दो जो पहला चरण होता है, ये 2 महत्वपूर्ण उसके सबसे कामकाज होते हैं, जिस पर इस सत्र के दौरान आगे बढ़ा जा रहा है। उससे पहले अगर आज सुबह से आप देखें विधायी कामकाज, तो दोनों सदनों में प्रश्नकाल है। सड़क परिवहन मंत्रालय से संबंधित कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज लोकसभा में होने हैं। शून्यकाल में आज कांग्रेस एक तरह से नोटिस दे सकती है। वो कांग्रेस के नोटिस में कांग्रेस जो है उसने जो कुछ लोग डिपोर्ट किए गए हैं, जो अवैध रूप से रह रहे थे, उनका मुद्दा उठाने की बात कही जा रही है। और इसके साथ ही जो कहा जा रहा है कि दरअसल इसके साथ ही बीजेपी जो कुछ हमने देखा है कि जो आपत्तिजनक टिप्पणी हुई थी, वो मुद्दा उठा सकती है, जिसको लेकर निशिकांत दुबे ने एक चिट्ठी लिखी थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए एसटी सांसद मिले। और निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी थी लोकसभा अध्यक्ष को कि उन्होंने गैर प्रमाणित या फिर असत्य बातों को लोकसभा के अंदर कहा है। तो वो सब मुद्दे भी उठ सकते हैं। देखना होगा सदन की कार्रवाई कैसे चलती है। शैलेंद्र, कहा जा रहा है कि संसद में आज हंगामे के आसार भी कहीं ना कहीं जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष अमेरिका से वापस आए भारतीय प्रवासियों को के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार से सवाल कर रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है। बिल्कुल, क्या आप अपना सवाल दोहराना चाहेंगी भावना? थोड़ा सा कहा जा रहा है कि संसद में आज हंगामे के भी आसार हो सकते हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो अमेरिका से वापस आए भारतीय प्रवासियों के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार से जवाब मांग रहा है। ये देखिए, बिल्कुल उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा सकता है और कांग्रेस ने नोटिस भी दिया है इस मुद्दे पर। तो हो सकता है कि आज सदन में एक हंगामा भी देखने को मिले, चूंकि विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की कोशिश होगी कि वो सत्ता पक्ष, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ मुद्दे आज उठाए जाते हैं। जी शैलेंद्र, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। परीक्षा पे चर्चा से जुड़ी ये खबर है। छात्रों में परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस साल परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण एक नए अंदाज में पेश होने वाला है। 10 फरवरी को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होने वाले इस खास आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा आध्यात्मिक गुरु, सदगुरु, बॉलीवुड आइकन दीपिका पादुकोण, ओलंपियन मैरी कॉम, अवनी और अभिनेता विक्रांत मैसी जैसे 8 क्षेत्रों के विशेषज्ञ स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा और तनाव कम करने की टिप्स देंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 3.6 करोड़ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा नया अंदाज। नमस्ते जी। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। इस 8वें एडिशन में प्रधानमंत्री जी के इस सफल अभियान में जुड़ेंगे और भी नए चेहरे, जो 8 अलग अलग एपिसोड में बच्चों को एग्जाम की तैयारी का नया रास्ता सिखाएंगे। Everybody can sparkle and do things that others cannot imagine. नेक्स्ट वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? डेजर्ट। दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। आपको वो कन्विक्शन होना कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और उनकी टेंशन को छू मंतर कर देंगे और बच्चे एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे तैयारी के समय स्ट्रेस फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खेल, क्रिएटिव एनर्जी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जीवन के जरूरी सबक भी सीख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर शब्द, हर सुझाव आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। पढ़ेगा इंडिया तो दोस्तों तैयार हो जाइए पढ़ाई की टेंशन को बाय बाय बोलने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाली है पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा। वक्त हो चला न्यूज़ एट 10 में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और जानेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो कल मतदान संपन्न हुआ है उसके बाद एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं।
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है। एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजधानी दिल्ली की सभी 70 सीट पर मतदान कल शाम संपन्न हो गया। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 60.42% मतदान हुआ है। सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ। यहाँ मत प्रतिशत 66.25% दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम 56.16% मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में दर्ज हुआ। शाहदरा जिले की बात करें तो यहाँ मतदान का प्रतिशत 63.94% रहा। उत्तर दिल्ली में 59.55% और उत्तर पश्चिम दिल्ली में 60.70% मतदान हुआ। कल जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई उनमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत आतिशी, मनीष सिसोदिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश भिदोड़ी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ से देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा इस चुनाव के प्रमुख उम्मीदवार हैं। चुनाव मैदान में कुल 699 उम्मीदवार थे। वहीं अगर कल हुए उपचुनाव की बात की जाए तो तमिलनाडु के इरोड ईस्ट में लगभग 67.97% और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में करीब 65.35% मतदान हुआ है। दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव संपन्न होते ही कई सर्वे एजेंसियों ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपने एग्जिट पोल भी जारी कर दिए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। आइए ग्राफिक्स का रुख करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जिट पोल आए हैं, सर्वे आए हैं जिसमें सर्वे भाजपा को इस बार दिल्ली में सरकार बनाते हुए देख रहे हैं। मेट्राइज, पी मार्क, पीपल्स पल्स, जेवीसी, पोल डायरी, ये सभी वो एग्जिट पोल हैं जिन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में वापसी कर रही है। मेट्राइज की बात करें तो बीजेपी 35 से 40 सीटें लेकर आ रही है। वहीं आप 32 से 37, कांग्रेस 0 से 1 पर सिमट सकती है। पी मार्क की बात करें तो 39 से 49, आप 21 से 31 और कांग्रेस 0 से 1 पर सिमट सकती है। पीपल्स पल्स एक और सर्वे एजेंसी है जिसने अपना एग्जिट पोल जारी किया है। वो कह रही है कि 51 से 60 बीजेपी को सीटें आ सकती हैं। वहीं आपको 10 से 19 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस इस बार फिर से कोई खाता नहीं खोलेगी। वहीं जेवीसी कहती है कि 39 से 45 सीट बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। वहीं 22 से 31 सीट आपके खाते में और कांग्रेस के खाते में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। ये कहना है जेवीसी सर्वे का। वहीं पोल डायरी की बात करें तो 42 से 50 उन्होंने बीजेपी को सीटें दी हैं 70 में से। वहीं आपको 18 से 25 और 0 से 2 कांग्रेस के हाथ आ सकती हैं। तो ये तमाम एग्जिट पोल जो इस बार इशारा कर रहे हैं कि भाजपा 27 साल बाद दिल्ली में कर सकती है वापसी। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विधानसभा चुनाव के लिए आए एग्जिट पोल्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता पिछले 10 वर्ष के कुशासन के साथ त्रस्त हो चुकी है। भाजपा दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। सभी एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारा विश्वास अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पे पहले दिन से था। इसलिए हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगी। और आज भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने एग्जिट पोल को नकारते हुए बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं।
बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प हो रहा है कि एग्जिट पोल आने के बाद जो मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस समय जीत का दावा पेश करती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर कांग्रेस की तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कहा है कि कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है और 8 तारीख के नतीजे तय करेंगी कि जनता ने किसका साथ दिया है। इंतजार करते हैं 8 तारीख का, और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से आ रही है, जब बर्फ से ढके इलाके से सुरक्षा कर्मियों ने हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। हथियार और गोला बारूद एक कंबल में लपेटे हुए थे और एक पेड़ के खोखले तने से छिपाए हुए थे। उनको सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने बोनियार इलाके के अंगन पथरी में बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि बरामद हथियारों में 3 AK-47 राइफल, 11 AK मैगजीन, 1 UBGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 UBGL ग्रेनेड और 2 हथगोले शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बारामूला के जंगलों में आतंकियों ने भारी मात्रा में हथियार छिपा रखे हैं। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इस बरामदगी के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पूरे उरी सेक्टर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि को रोका जा सके। सेना और पुलिस का तलाशी अभियान अभी भी जारी है और अन्य संभावित ठिकानों की जांच की जा रही है। अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए गठित SIT को मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जांच की आड़ में पत्रकारों को परेशान न किया जाए, साथ ही पत्रकारों के जब्त किए गए मोबाइल फोन को भी वापस करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने सामान्य डायरी और केस डायरी में पूछताछ के मिनट को भी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह बात अन्ना विश्वविद्यालय के यौन उत्पीड़न मामले की रिपोर्टिंग कर रहे 3 रिपोर्टर द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कही। दरअसल मामले की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों पर FIR लीक करने और पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर SIT ने इन पत्रकारों की केस में संलिप्तता बताई है। इस आधार पर SIT इन पत्रकारों से पूछताछ और जांच कर रही थी और उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं, जिसके खिलाफ पत्रकारों ने याचिका दायर की। पत्रकारों के वकील का तर्क है कि यह यौन उत्पीड़न मामला है और इस मामले को लेकर पत्रकारों को 3 बार बुलाया गया और गहन पूछताछ के साथ 56 सवालों का सर्वेक्षण जारी किया गया, जो कि एक प्रकार की प्रताड़ना है। यौन उत्पीड़न मामले में इसे अप्रासंगिक बताते हुए जांच के प्रति SIT की नीयत पर भी सवाल खड़े किए गए। मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल्ती आज से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मिस्र के विदेश मंत्री आज सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से भी मिलेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह यात्रा कल उनके प्रस्थान के साथ समाप्त होगी। और आइए अब बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। यह म्यूजियम बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का निजी निवास था। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर घोषणा की थी कि बुधवार रात बांग्लादेश को फांसीवादी गढ़ से मुक्त किया जाएगा। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण का विरोध कर रहे थे और आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे, जो इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने म्यूजियम पर धावा बोला। वहीं मुजीबुर रहमान के आवास पर हमले के बाद शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने बयान जारी करके देश के अंतरिम यूनिट सरकार पर निशाना साधा और राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने ऑनलाइन संबोधन में इस घटना को बांग्लादेश की अस्मिता पर हमला बताया। दरअसल शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आज बांग्लादेश की परिवहन व्यवस्था को बंद करके राजमार्गों सहित ढाका को बंद करने की योजना बनाई थी। हालांकि नियोजित विरोध प्रदर्शन के पहले ही कई समर्थकों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है।
और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की, जहां प्रयागराज में संगम की रेत पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन इस समय जारी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 39 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ को लेकर देश भर के सनातनियों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कहा जा रहा है, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक जारी रहने वाले महाकुंभ में 4 फरवरी तक ही करीब 38.5 करोड़ स्नानार्थियों ने स्नान कर लिया है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 45 करोड़ से अधिक हो जाएगी। महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग लेंगे। इस 6 दिवसीय उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। शीर्ष भारतीय शटलर और पूर्व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने प्रयागराज में संगम में पवित्र स्नान किया। साइना नेहवाल ने कहा कि महाकुंभ जैसे आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बनना एक विशेष एहसास है। अपने पिता के संग महाकुंभ में पहुंची साइना नेहवाल ने कहा कि वे जल्द ही अपनी मां को लेकर महाकुंभ में स्नान करने आ सकती हैं। होती है जब आप इतने बड़े फेस्टिवल में आ रहे हैं, इतना बड़ा स्पिरिचुअल फेस्टिवल हो रहा है। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी यूपी गवर्नमेंट को कि इतना अच्छे से उन्होंने इसको कंडक्ट किया है और इतने सारे लोग आ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ और लोग आए और इसको दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बना दें इसको। और आई थिंक मेरे ये अच्छे कर्मी होंगे कि मैं आज यहाँ पे आ पाई। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में रेलवे की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर कई काम कर रहा है। प्ले स्टील्स रेलवे की ओर से प्रयागराज के रेलवे स्टेशन से आने वाले बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बुजुर्गों को दी जा रही सुविधा की तस्वीरें भी साझा की हैं। रेल मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर बुजुर्ग यात्रियों की देखभाल करना हमारे रेल परिवार के लिए एक आत्मीय अनुभव बन गया है। रेल कर्मचारियों की सेवा और सुरक्षा के प्रति समर्पण ने श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुखमय बना दिया है। एक महीने तक संगम के तट पर 24 घंटे में एक बार भोजन, जमीन पर निवास, मंत्रोच्चारण के साथ ध्यान, पूजा और भगवत के भजन का नाम है कल्पवास, जिसे करने से सभी पाप मिट जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ ही महापुण्य का फल भी प्राप्त होता है। इसी आस्था और विश्वास के साथ प्रयागराज महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु कल्पवास व्रत कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक 1 महीने चलने वाले इस व्रत का क्या है महत्व और कैसे महाकुंभ में कल्पव्रती कर रहे हैं कल्पवास, देखिए डीडी न्यूज संवाददाता विकास सिंह की इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के तट पर लाखों श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं। मान्यता यह है कि 1 मास के कल्पवास करने के बाद उन्हें 100 सालों का पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार 10 लाख श्रद्धालु संगम तट पर आए हुए हैं और कल्पवास कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर माघ मास में पूरे महीने निवास और ध्यान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। संगम तट पर 1 माह की साधना को कल्पवास कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि कल्पवासी को इच्छित फल तो मिलता ही है, उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत में कहा गया है कि 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का जो फल है वह माघ मास में कल्पवास करने भर से प्राप्त हो जाता है। कल्पवास की कल्पना जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, स्पेशली ब्रह्म वैवर्त पुराण जो बोलता है कि हम अपने इस जीवन को जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। कल्पवास के अपने खास नहीं।
बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि पिछले दशक में भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में बदलाव के बारे में जानकारी साझा की है। एक पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि 2014 में सिर्फ 2 मोबाइल निर्माण इकाइयां थी जो अब 300 से अधिक हो गई हैं। मोबाइल फोन निर्माण का मूल्य 2014 में 18,900 करोड़ रुपए था, जो 2024 में 4,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत अब 1,29,000 करोड़ रुपए से अधिक के मोबाइल फोन निर्यात कर रहा है। इस क्षेत्र में 12 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई हैं। मेक इन इंडिया के तहत भारत में कई मोबाइल घटकों और उप असेंबली का निर्माण हो रहा है। साथ ही सरकार सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक मंत्रालय के कर्मचारियों को चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी दस्तावेजों और डेटा की गोपनीयता के लिए जोखिम का हवाला देते हुए एआई ऐप्स का इस्तेमाल करने से बचने के लिए कहा है। ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों में डेटा सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए डीप सीक के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से इसे इस्तेमाल न करने के लिए कहा है। इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच, मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।